Hello everyone, this is Sunil Kumar, lecturer in psychology, Diet Hamirpur. Dear trainees, welcome in this online session. जैसे आप जानते हैं कि आजकल हम शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विधियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे आपके तीन विधियों की संक्षेप में एक माइंड मैप की फॉर्म में। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स एंड नरेटिव्स। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स अंतर्दर्शन विधि, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स मीन्स परावर्तक पत्रिकाएं, एंड नरेटिव मीन्स आपकी विवरणात्मक कथाएं। तो देखते हैं कि इन विधियों में हम लोग क्या करते हैं, कैसे इनको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अंतर्दर्शन विधि। जैसे आप जानते हैं कि इसके नाम से स्पष्ट है अंतर्दर्शन। ये अंतर का दर्शन करने की जो विधि है, ये सबसे प्राचीन विधि है। जब से मनोविज्ञान प्रारंभ हुआ तो प्राचीन मनोवैज्ञानिक इसका सहारा लेकर मनन और चिंतन करते हैं और मनुष्य के स्वभाव के संबंधों में कई घटनाएं ढूंढ निकालते हैं। अर्थात अंतर्दर्शन का मूल अर्थ है अपने अंदर देखना या अपने अंदर झांकना। जब कोई व्यक्ति स्वयं अपनी विचारधाराओं और भावनाओं को ज्ञात करता है तो वह एक अंतर्दर्शन का उदाहरण होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भूख लगी हुई है, मैं थका हुआ हूँ या मुझे गुस्सा आ रहा है, इस तरह का ज्ञान अंतर्दर्शन कहलाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने अंदर झांक कर देखता है, अपना मूल्यांकन करता है, अपने अंदर दर्शन करता है। तो अंतर्दर्शन का तात्पर्य अपने अंदर देखना या अपने अंदर झांकना। इज इट क्लियर? तो इस विधि के देखते हैं कि क्या फायदे हैं। यह विधि अन्य विधियों द्वारा प्राप्त किए गए तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या में सहायक होते हैं। एक सपोर्टिंग विधि है। जब हम और विधियों को अप्लाई करते हैं तो मनोवैज्ञानिक जो नियम हैं, सिद्धांतों हैं, उनकी व्याख्या करने में मदद मिलती है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये खर्चीली नहीं होती, इसमें कोई खर्चा नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी विशेष किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, अपरेटस की ज़रूरत नहीं होती है। और ये विधि बहुत सरल है। व्यक्ति को अपना मूल्यांकन करना है, अपना विश्लेषण करना है, अपने अंदर झांक कर देखना है, और इस विधि से जो है वो प्रयोग करके हम मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। इस विधि की लिमिटेशंस को हम अगर देखें तो इसकी क्या दोष हैं या क्या कमियां हैं, तो इस विधि का प्रयोग करते समय एक व्यक्ति को दो तरह के काम एक साथ करना पड़ते हैं। अर्थात व्यक्ति स्वयं ही सब्जेक्ट होता है और स्वयं ही एक्सपेरिमेंटर होता है। किसी भी विधि में दो व्यक्ति होते हैं, एक प्रयोगकर्ता होता है और एक प्रयोज्य होता है जिसके ऊपर प्रयोग किया जाता है। और लेकिन अंतर्दर्शन में व्यक्ति स्वयं ही प्रयोगकर्ता होता है, एक्सपेरिमेंटर होता है, और स्वयं ही सब्जेक्ट होता है, स्वयं ही प्रयोज्य होता है। तो जब एक व्यक्ति दोनों काम कर रहा है तो वहाँ पर एक दिक्कत आती है। ये इसकी एक सीमा है। दूसरा, अंतर्दर्शन के प्रारंभ की अगर मानसिक क्रियाएं की बात करें, जब व्यक्ति अपने अंदर देखता है, झांकता है, तो क्योंकि मानसिक क्रियाएं डायनेमिक नेचर की होती हैं, गतिशील होती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं, तो जब व्यक्ति अपना मूल्यांकन करने लगता है, अपने अंदर झांकना शुरू कर देता है, तो वो परिस्थितियां मन की बदल जाती हैं। और इस विधि के द्वारा अचेतन मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करना संभव नहीं है। जो चेतन परिवर्तन हो रहे हैं हमारे मन में, उनको तो व्यक्ति ज्ञात कर लेता है, लेकिन अचेतन मन में क्या चल रहा है उसका ज्ञात करने में इतनी ये सहायक सिद्ध नहीं होती। और इसके अतिरिक्त इसमें धोखा देने की बहुत अधिक संभावना रहती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मानसिक क्रिया को, सच्चाई को आपके साथ व्यक्त ना करना चाहे कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, तो उसकी संभावना बनी रहती है, उसको छिपाने की संभावना बनी रहती है। इसके द्वारा कोई व्यक्ति स्वयं अपना अध्ययन तो कर सकता है, लेकिन
संपूर्ण मानव समुदाय का स्वभाव का अध्ययन करना इसमें संभव नहीं है, क्योंकि अंतर्दर्शन करने वाली विधि है, अंतर झांकने वाली विधि है, अपने अंदर देखने की विधि है। लेकिन दूसरे के अंदर देखने में इसकी ये लिमिटेशन है, दूसरों को जांच करने में, दूसरों को परखने में ये सहायक सिद्ध नहीं होती। केवल अपने आप को जांचने में या अपने आप को समझने में या अपना अध्ययन करने में ये सहायक सिद्ध होती है। तो इस विधि की कुछ एक मेरिट्स हैं और कुछ एक लिमिटेशंस हैं। तो आइए इसके बाद हम दूसरी विधि की चर्चा करें, वो है हमारे रिफ्लेक्टिव जर्नल्स। तो ये रिफ्लेक्टिव जर्नल्स क्या हैं? ये परावर्तक पत्रिका हिंदी में हम कहते हैं। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स आर नोटबुक ऑफ आर पीसीज ऑफ पेपर्स दैट स्टूडेंट यूज व्हेन राइटिंग अबाउट द रिफ्लेक्टिव ऑन देयर ओन थॉट्स। अर्थात बच्चों से संबंधित परावर्तक पत्रिका से अभिप्राय होता है कि ये एक नोटबुक होती है, ये कागज़ का एक टुकड़ा होता है जिसके प्रयोग बालक अपने स्वयं के विचारों को लिखने हेतु इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपने विचार एक किसी कागज़ या नोटबुक पर लिखते हैं तो इस पत्रिका द्वारा बालक स्वयं का मूल्यांकन करने तथा ये मालूम करने के लिए करता है कि वे क्या जानते हैं। मतलब जो जानते हैं, जो वो समझते हैं, उनको एक कागज़ के ऊपर या एक नोटबुक के ऊपर जब वो लिखता है तो उसको हम परावर्तक पत्रिका कहेंगे। अर्थात स्वयं के विचारों और चिंतन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से सहायक होती है जो नए नए संप्रत्यों को अभी तक सीख रहे होते हैं या जटिल समस्याओं के हल करना प्रारंभ करते हैं। तो जब व्यक्ति कोई नई कंसेप्ट को सीख रहा होता है या कोई किसी समस्या का हल करने की कोशिश कर रहा है, तब इस तरह का ये एक पत्रिका या चिंतन के द्वारा मूल्यांकन करना इस विधि के द्वारा संभव होता है। तो आइए देखते हैं इसके क्या इम्पोर्टेंस हैं। एक परावर्तन पत्रिका विद्यार्थियों को जो मुक्त ढांचे ओपन एंडेड फॉर्मेट में लेखन कौशलों के अभ्यास के अवसर प्रदान करती है। ओपन एंडेड, खुले रूप में सोचने के लिए, जैसे कोई वाक्य पूर्ण ना हो, अंत से ओपन हो। सबसे अधिक शक्तिशाली अधिगम तब होता है जब बालक स्वयं का मूल्यांकन स्वयं करते हैं तथा स्वयं का परिवर्तन करते हैं। ये बहुत एक शक्तिशाली अधिगम माना जाता है जब व्यक्ति अपना मूल्यांकन स्वयं करे दूसरे के बजाय और अपने परिवर्तनों को स्वयं जांचे। तो इस करके वो स्वयं अपनी विचारों को लिखता है, जांचता है, तो उसमें एक इसका बहुत महत्व है। तीसरा, जो कम सफल अधिगमकर्ता या बालकों को यह मालूम पड़ जाता है कि उनके मस्तिष्क के किन किन आदतों के विकास की आवश्यकता है, कहाँ ज़रूरत है, किन किन पहलुओं को जानने की, किन हैबिट्स को बदलने की ज़रूरत है, उसको वो जान लेता है। अगला है, बालक ने जो कुछ भी स्वयं का मूल्यांकन करके खोजा है, उन्हें क्या कुछ आता है, उसका अधिगम में सुधार लाने के लिए योजना बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। उसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता लगता है, इस करके ये सीखने में हेल्पफुल होता है। और उससे नेक्स्ट है, समस्याओं या गलतफहमियों और भ्रमों को स्पष्ट करने के लिए परावर्तक क्रियाएं आवश्यक होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लिए, इल्यूजन्स के लिए, उनको स्पष्ट करने के लिए जब हम उनको नोट करते हैं तो उसमें ये परावर्तक जो पत्रिका हैं वो मददगार होती हैं। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे मेथड्स पे, नरेटिव मेथड्स। विवरणात्मक कथाएं क्या होती हैं? डियर ट्रेनिंग, आप जानते हैं कि विवरणात्मक कथाएं मौके पे घट रहे व्यवहारों का उसी रूप में लिखित क्रम होता है और ये बच्चे की गतिविधियों का विस्तार से वृत्तांत होता है। A narrative is a writing in sequence within an extended period
taking on the spot record of the behavior as it is occurring। इस करके इसको हम रनिंग रिकॉर्ड भी कहते हैं, यानी कि जो घटनाएं जैसे घट रही हैं उन व्यवहारों को उसी क्रम में लिखते जाना। जो हम सीन देख रहे हैं, जो भी घटनाएं हम देख रहे हैं उनको उसी रूप में लिखते जाना, साथ साथ लिखते जाना। जैसे जैसे गतिविधियां परिवर्तित हो रही हैं उनका तमाम जो वृत्तांत हम जब लिखते हैं, जो मौके पर स्थिति के अनुसार ताज़ा ताज़ा घटनाक्रम को उसी ढंग से जो है नरेट करते हैं, उसको हम नरेटिव मेथड कहते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में हम इसको रनिंग रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से लिखित रिकॉर्ड जिसे कोई दूसरा व्यक्ति बाद में ना पढ़ सके और उस दृश्य को देख सके। तो देखते हैं इसके क्या एडवांटेज होते हैं, इन विवरणात्मक कथाओं के क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं। डियर ट्रेनिंग्स, आप जानते हैं इसमें कोई पूर्व योजना तथा व्यापक प्रशिक्षण नहीं चाहिए, कोई प्री प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने मौके की घटनाओं का, वृत्तांतों का वर्णन करना होता है क्रमबद्ध तरीके से। और दूसरा, यह किसी एक व्यवहार पर केंद्रित ना होकर सभी व्यवहारों पर केंद्रित होती है। इसका एक फ़ायदा है कि हम किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को नोट नहीं करते, बल्कि जितने भी व्यवहार उस घटनाक्रम में घट रहे हैं उन सबको नोट कर रहे हैं, तो सभी व्यवहारों पर केंद्रित होता है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसे हम दैनिक भाषा में लिख सकते हैं, जो डेली यूजेस की हमारी लैंग्वेज होती है उसके अनुसार हम लिख सकते हैं। और बाद के विश्लेषणों के लिए उसे कोई भी प्रयुक्त कर सकता है। जब किसी ने उसका विश्लेषण करना है तो वो एक पूरा वृत्तांत उसमें शामिल होता है, तो कोई भी व्यक्ति उसको पढ़कर उस वृत्तांत का विश्लेषण कर सकता है। तो इस विधि में न्यूनतम यंत्रों की आवश्यकता रहती है, कोई आपको बहुत ज़्यादा इसमें अपरेटस या इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता नहीं रहती, और इसमें घटनाओं का रिकॉर्ड स्थायी रूप से हो जाता है, क्योंकि एक वृत्तांत को अगर हमने क्रमबद्ध तरीके से रख लिया तो उन घटनाओं का रिकॉर्ड हमारे पास परमानेंट रह जाता है और उसका हम बाद में विश्लेषण कर सकते हैं। इसके कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो आइए उनके ऊपर भी एक नज़र लगा लें। एक से अधिक बालक का निरीक्षण करने में यह विधि कठिन लगती है। अगर 2-4 घटनाएं साथ साथ घट रही हैं, 2-4 बालकों का व्यवहार को हमने एक साथ घट रहा है, तो पैरेलल उनको नोट करना, उन वृत्तांतों का को जोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि हम एक व्यक्ति के ऊपर ही फोकस कर पाते हैं और दूसरी घटना तब तक वो घटित हो जा रही है। हम एक तरफ को व्यवहार को नोट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जो घटना जा रही है वो मिस करते जा रही हैं। इस करके एक समय में जो है वो एक से अधिक बालकों निरीक्षण करने में दिक्कत रहती है और रिकॉर्ड करने में समय अधिक लगता है, क्योंकि जैसे जैसे घटनाएं घट रही हैं एज ए होल हम उन पूरी घटनाओं वृत्तांतों को, इसमें विभिन्न व्यवहार शामिल होते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवहार देखने को मिलते हैं, तो इसमें उनको रिकॉर्ड करने में समय लगता है। और निरीक्षणकर्ता बच्चों से स्वयं को अलग रखते हैं, जबकि अध्यापकों के लिए ऐसा कठिन हो जाता है। जब जो ऑब्जर्वर है बच्चों से स्वयं को अलग रखने हैं, लेकिन अध्यापकों के लिए ऐसा बच्चों से अपने आप को अलग रखना वो संभव नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि ये हमारे चाहे इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, चाहे हमारे रिफ्लेक्टिव जर्नल्स हैं या नरेटिव्स हैं, तो ये विधियां भी अलग अलग परिस्थितियों में सहायक सिद्ध होती हैं जहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है। कोई भी विधि अपने आप में संपूर्ण नहीं हो सकती, ना कोई हम किसी को नकार सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जहाँ ऑब्जर्वेशन काम आएगी वहाँ ऑब्जर्वेशन मेथड ही लगेगा, वहाँ एक्सपेरिमेंटल मेथड फिट नहीं होगा, क्योंकि एक नेचुरल अवस्था में अगर हम किसी स्थिति का विश्लेषण करने जा रहे हैं तो हर एक जगह प्रयोग करना संभव नहीं है, लेकिन उसमें ऑब्जर्वेशन में त्रुटियां होने की दिक्कत रहती है, तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के सटीक रिजल्ट आते हैं। तो इसी ढंग से जो दूसरे मेथड्स ये हैं हमारे जो परावर्तक पत्रिका हैं, एक विशेष परिस्थितियों में
के अनुसार ये अपनी अपनी जगह पर इस्तेमाल अगर उचित समय पर की जाए तो इनका सबका हमारा मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में उसका लाभ मिलता है, उसका फ़ायदा मिलता है। तो ये थी हमारी कुछ एक प्रमुख विधियां जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक अध्यापक के रूप में, एक काउंसलर के रूप में, एक मनोवैज्ञानिक के रूप में हम इनका प्रयोग इस शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं। तो उम्मीद है कि आप मोटे तौर पर इन कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो हमने ब्रीफ में माइंड मैप की फॉर्म में इन विधियों के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। मुझे उम्मीद है कि अब आप इनकी व्याख्या करने में सक्षम होंगे। आज वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।